आज लेक्चर नंबर 19 है। अच्छा, कल मैंने जो है वो कूलम्स लॉ पढ़ाना शुरू किया था और उसके अंदर हमने वेक्टर फॉर्म जो है उसकी डिस्कस कर ली थी। ठीक है, आज हमने जो है वो इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ कूलम्स लॉ जो है उसको पहले डिस्कस करना है। इम्पोर्टेंस और ऑफ कूलम्स लॉ। तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हैं, ठीक है, इस लॉ के अंदर पहली चीज़ जो है वो ये बताई जाती है कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हैं वो बाइंड करती हैं इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं किसी भी एटम के अंदर, किसी न्यूक्लियस में। ठीक है, यानी कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस उन चार्जेस के दरमियान में होंगी तो तब वो चार्जेस जो हैं वो आपस में बाइंड रहेंगे, यानी कि कोई फोर्स उनको आपस में इकट्ठा रख रही है। अगर उनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नहीं होंगी तो फिर आप सिस्टम को बाउंड नहीं कर सकते, आप बाइंड नहीं कर सकते। फिर अगर फोर्सेस नहीं है तो इलेक्ट्रॉन या कोई इधर फिर रहा होगा, कोई उधर फिर रहा होगा, मतलब चार्ज पार्टिकल जो हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होंगे, उनको कोई फोर्स आपस में बाइंड रखने वाली नहीं होगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, यानी कि चार्ज की जो चार्ज होता है नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, जिसके नतीजे में यानी कि लाइक चार्जेस हो तो रिपल्शन होती है, अनलाइक चार्जेस हो तो अट्रैक्शन होती है। तो ये फोर्सेस जो हैं लाइक या अनलाइक के दरमियान में, ये बेसिकली क्या करती हैं, ये आपके सिस्टम को बाइंड रखती हैं, यानी कि जो आपके चार्जेस हैं उनको बाइंड रखती हैं। नंबर 1, द इलेक्ट्रिक फोर्सेस बाइंड द इलेक्ट्रॉन्स of an atom to its nucleus। ठीक है, अब आप देखें कि ये अगर हमारे पास न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स होते हैं वो तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इधर पॉजिटिव है, और ये कोई रेडियस होता है इलेक्ट्रॉन का। अब इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको आप कहेंगे कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जिसको आप नाम देंगे कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव अपने आप को एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं और उसके खींचने की वजह से आपका सिस्टम जो है वो बाउंड है। ठीक है ना, अगर तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना हो, अब मिसाल के तौर पर आप इसी एटम को एक्सटर्नल से कोई एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो आप जब इस एटम को एक्सटर्नल से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो इस एनर्जी लेवल में है ये उठ के अपने से ऊपर वाले एनर्जी लेवल में चला जाएगा। या अगर आप इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दें तो ये यहाँ पर जो पोटेंशियल बैरियर है उसको क्रॉस करके एटम से ही बाहर निकल जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, एटम आयोनाइज्ड हो गया।
इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और एटम के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाला एनर्जी दे के, या आपने क्या किया, अब इनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का बैरियर है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब आपने इतनी एनर्जी दे दी, पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है, पोटेंशियल भी तो एनर्जी होती है। जब आपने इतनी ज़्यादा एनर्जी दे दी कि वो इस बैरियर से ज़्यादा होगी, तो उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एटम में से बाहर निकाल दिया। तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम जो आपका बाउंड है, ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या कोलम्बिक फोर्सेस की वजह से बाउंड है। ठीक है, इन फोर्सेस ने इन इलेक्ट्रॉन्स को एटम के न्यूक्लियस के साथ बाइंड किया हुआ है। ठीक है, दूसरे नंबर पर द इलेक्ट्रिक फोर्सेस बाइंड टुगेदर bind atoms together to form molecules। अब इन इलेक्ट्रिक फोर्सेस का एक और काम है, वो क्या काम है कि ये एटम्स को बाइंड करती हैं। ठीक है, यानी कि एटम्स को आपस में जोड़ती हैं। और आपको पता है कि जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो क्या चीज़ बनती है, मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, मैटर यूं ही शुरू होता है ना, क्वार्क से शुरू होते हैं आप। ठीक है, बल्कि अभी तो क्वार्क्स के भी इंटरनल स्ट्रक्चर जो हैं वो आ गए हैं। वहाँ से शुरू होते एटम, मॉलिक्यूल, फिर मटीरियल। उन मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन से क्या बनता है, मटीरियल बन जाता है, जिसको आप आगे से कहते हैं कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, या ये गैस है। ठीक है, तो ये फोर्सेस एक्चुअली क्या करती हैं, एटम्स को बाइंड करती हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, और इनके बाइंड होने से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे तो द इलेक्ट्रिक फोर्सेस बाइंड atoms and molecules together। ठीक है, ये एटम या मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर देती हैं टुगेदर टू फॉर्म सॉलिड्स आर लिक्विड्स। सॉलिड्स या लिक्विड्स को फॉर्म करने के लिए। ठीक है जी, तो मतलब ये बाइंडिंग कहाँ से शुरू हो रही है, अगर आप ये तीनों पॉइंट्स देखें तो इलेक्ट्रॉन से शुरू होकर सॉलिड या लिक्विड तक जा रही है। यानी कि पहले केस के अंदर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। दूसरे नंबर पर एटम्स बाइंड होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। जब मॉलिक्यूल्स और एटम्स बाइंड होते हैं तो मटेरियल बन जाता है। वो मटेरियल जो है वो क्या हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, और वो गैस भी हो सकती है। ये तीनों जो हैं मैटर की किस्में हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है ये थी इंपॉर्टेंस थी इसकी कूलम्स लॉ की, कि कूलम्स लॉ जो है बेसिकली आप कह सकते हैं कि मटेरियल का जो स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है उसको प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाए नेक्स्ट जो है फेलियर ऑफ कूलम्स लॉ। अब जो कूलम्स लॉ है इसका जो फेलियर है
यानी कि किन जगहों पर कूलम्ब लॉ जो है वो फेल हो जाता है, यानी कि किन जगहों पर कूलम्ब लॉ जो है वो वर्क नहीं करता। इसका मतलब है कि इस लॉ की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेड है कुछ पॉइंट तक। तो वो हम पॉइंट डिस्कस करके देख लेते हैं। नंबर 1 का जो पॉइंट है इसके अंदर, कूलम्ब लॉ जो है वो उन चार्जेस के लिए होल्ड नहीं करता कि जो मोशन में होते हैं। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टार्ट किया किससे? कूलम्ब लॉ से। तो इसका मतलब है कि कूलम्ब लॉ बेसिकली क्या डिस्क्राइब कर रहा है? उन चार्जेस के दरमियान में फोर्स को डिस्क्राइब कर रहा है जो चार्जेस रेस्ट पे है। लेकिन अगर चार्ज जो है वो मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है, यानी कि अगर चार्ज के अंदर मोशन आ जाती है तो फिर वहाँ पर कूलम्ब लॉ जो है वो वैलिड या एप्लीकेबल नहीं होगा। क्योंकि हमें पता है कि जब चार्ज मूव करता है तो मूव करते हुए उसकी सराउंडिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और जब चार्ज स्टेशनरी होता है तो उसकी सराउंडिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो कूलम्ब लॉ डज नॉट होल्ड व्हेन चार्ज इज इन मोशन। ठीक है, तो जब चार्ज मोशन में होता है, पहला पॉइंट है इसका, तो कूलम्ब लॉ उस वक्त होल्ड नहीं करता। नंबर 2 पे जो कूलम्ब लॉ है ये आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं देता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन की, जब चार्ज पार्टिकल जो हैं वो मूव करते हैं एट द स्पीड क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट। अब देखें ना, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके स्पेक्ट्रम के अंदर लाइट आती है, ठीक है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिक पार्ट नहीं है, उसके अंदर मैग्नेटिक पार्ट भी है। तो इसका मतलब है कि कूलम्ब लॉ जो है वो मैग्नेटिक पार्ट के साथ तो डील नहीं करता। कूलम्ब लॉ जो है वो किसके साथ डील करता है? सिर्फ इलेक्ट्रिक पार्ट के साथ डील करता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं कंप्लीट, तो कूलम्ब लॉ से आप उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते, क्योंकि वहां पर कूलम्ब लॉ सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन किसकी देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की। मैग्नेटिक के बारे में वो आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा, इसलिए कूलम्ब लॉ दूसरा यहाँ पर फेल हो जाता है। तो नंबर 2, कूलम्ब लॉ, जो कूलम्ब लॉ है डज नॉट गिव कंप्लीट description of electromagnetic attraction। ये आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन की वो नहीं देता व्हेन चार्ज पार्टिकल्स moves near या close to speed of light। ठीक है, जब चार्ज पार्टिकल जो हैं वो बेसिकली जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। तो अब इस चीज़ की जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है बेसिकली वो कूलम्ब लॉ से तो नहीं दे सकते आप, लेकिन ये चीज़ कंप्लीटली जो है वो डिस्क्राइब होती है विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशंस। जो आप 4 मैक्सवेल की इक्वेशंस पढ़ते हैं वो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना को डिस्क्राइब करती है। तो द कंप्लीट description of
electromagnetic process is described with the help of Maxwell's equations. ठीक है जी, तो ये मैक्सवेल्स इक्वेशंस जो हैं उनकी मदद से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना, आपको मैक्सवेल्स इक्वेशंस याद होंगी, आपने ईएमटी जो 2 है उसके अंदर पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चैप्टर पढ़ा हुआ है और उसके अंदर आपने मैक्सवेल्स इक्वेशंस जो हैं वो पढ़ी थी। ठीक है, तो अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना को डिस्क्राइब करना, यानी कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिक पार्ट भी आ रहा हो और मैग्नेटिक पार्ट जो है वो भी आ रहा हो, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें मैक्सवेल्स इक्वेशंस का सहारा जो है लेना पड़ेगा। अकेला जो कूलम लॉ है वो इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। ठीक होगी जी बात। ये तो होगी बात कुछ जो है वो कूलम लॉ की। ठीक है, कि कूलम लॉ क्या होता है, ये बेसिक लॉ है और बेसिकली इसको इनिशियली शुरू से ही जो है वो आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, मैट्रिक्स से ही आप इसको जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा जी, अब कुछ 2 टर्में जो हैं जो बार बार इस्तेमाल होनी है। पहले नंबर पे तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम ले रहे हैं बार बार, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आप पॉइंट चार्ज का भी नाम लेंगे यहाँ पर बार बार। तो हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो इसके बारे में क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर वैसे बेसिकली देखा जाए तो इट रिप्रेजेंट्स द एक्सेस ऑफ ए चार्ज, ये चार्ज की एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एक चार्ज से नेक्स्ट चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और बेसिकली चार्ज जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, अंदरूनी करैक्टरिस्टिक है उसका। प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका करैक्टर है। अब आप ये कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये उसकी प्रॉपर्टी है। ये इंट्रिंसिकली अंदरूनी तौर पर उनके अंदर ये प्रॉपर्टी जो है वो मौजूद है। अब वो यहाँ पर आप, चूंकि हम क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स को स्टडी कर रहे हैं, तो अगर आप इनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ को समझना चाहते हैं कि ये क्यों इंट्रिंसिकली ये चार्ज है, तो फिर आपको जो है वो पार्टिकल फिजिक्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पर क्वार्क्स और उनके स्ट्रक्चर की बात होती है। लेकिन यहाँ पर हम जो है वो नहीं जा रहे उसकी डिटेल में अभी इतनी। यहाँ पर सिर्फ यह कि हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो इलेक्ट्रिक चार्ज अब माइक्रोस्कोपिकली, यानी कि एक तो था ना मैक्रोस्कोपिक लेवल होता है, एक होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी कि छोटा लेवल। तो माइक्रोस्कोपिकली जो है द चार्ज रेफर्स टू द नेक्स्ट चार्ज और एक्सेस चार्ज। तो इसको आप रेफर करते हैं चार्ज को, नेक्स्ट चार्ज या एक्सेस चार्ज को। तो जब हम कहते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज चार्ज, आप कहते हैं ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर चार्ज है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज चार्ज, यानी कि जब आप ये बात कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज है, यानी कि उसके ऊपर चार्ज है, कोई भी चार्ज हो सकता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या उसके ऊपर पॉजिटिव जो है वो चार्ज है। वी मीन दैट
it has a excess of charge। तो इसका मतलब है कि इसके पास एक्सेस ऑफ चार्ज है, either an excess of electrons, या तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एक्सेस है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हैं, आइदर और एन एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स, या इसके पास जो प्रोटॉन्स हैं यानी कि पॉजिटिव चार्ज हैं उनकी मिकदार ज़्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली चार्ज क्या है, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की या ऑब्जेक्ट की। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of a material or object। तो चार्ज जो है ये बेसिकली क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, अंदरूनी प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल या किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है जी। तो ये तो बात होगी चार्ज की, एक्चुअली इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या होता है। अब दूसरे नंबर पर आ जाएं आप, पॉइंट चार्ज। अब अभी आपने जब आगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो वहां पर बार बार पॉइंट चार्ज का जिक्र जो है वो आएगा। तो माइक्रोस्कोपिक सेंस में पॉइंट चार्ज जो है इज वन, एक ऐसा चार्ज है जिसकी जो स्पेशल डायमेंशंस हैं, ठीक है, वो बहुत स्मॉल होती हैं एज कंपेयर टू द अदर रेलेवेंट लेंथ्स अंडर कंसिडरेशन। यानी कि आप ये कह सकते हैं, हम पॉइंट चार्ज को हम इस तरह कहते हैं, जब कहते हैं जी कि कोई पॉइंट चार्ज किसी स्पेस के अंदर किसी पॉइंट पे पड़ा हुआ है, तो वो हम कहते हैं कि पॉइंट चार्ज आपसे बहुत दूर किसी जगह पर स्पेस में मौजूद है, ठीक है, यानी कि उससे आपका फासला बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा चार्ज जो स्पेस के अंदर आपसे बहुत दूर, बहुत लार्ज डिस्टेंस पे पड़ा हो, उसको हम पॉइंट चार्ज का नाम देते हैं। तो हम यही करते हैं ना कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करते हैं तो हम क्या कहें, हम कहते हैं जी एक पॉइंट चार्ज हमारे पास स्पेस में मौजूद है, और वो जहाँ पर पॉइंट चार्ज स्पेस के अंदर मौजूद है उसकी सराउंडिंग में एक क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको चेक करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए आपको एक टेस्ट चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी। आप उधर लेके आएंगे, उस रीजन में लेके आएंगे जहाँ पर वो पॉइंट चार्ज होगा, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि भाई ये पॉइंट चार्ज जो है ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पोजेस कर रहा है। तो बेसिकली ऐसा चार्ज जो कि जो स्पेस में बहुत लार्ज डिस्टेंस पर आपसे मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो इन माइक्रोस्कोपिक सेंस, अगर माइक्रोस्कोपिकली इस चीज़ को देखा जाए तो पॉइंट चार्ज, a point charge is one whose स्पेशल का लफ्ज़ समझते हो, स्पेशल का लफ्ज़ होता है स्पेस से, स्पेशल का लफ्ज़ जो है
स्पेस कोऑर्डिनेट्स, स्पेस से ये लफ्ज़ है, हु स्पेशल डायमेंशंस आर वेरी स्मॉल, जिसकी की स्पेशल डायमेंशंस जो हैं वो बहुत स्मॉल होती हैं, यानी कि छोटी होती हैं, एज कंपेयर्ड विद अदर रेलेवेंट लेंथ्स। अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, स्पेशल डायमेंशंस यानी कि स्पेस के अंदर, अब जाहिर बात है कि जो चीज़ आपसे बहुत दूर पड़ी हुई है तो उसकी स्पेशल डायमेंशंस फिर बहुत स्मॉल हो जाएंगी एज कंपेयर टू उन रेलेवेंट लेंथ्स के। कौन सी रेलेवेंट लेंथ? जो कि आपके करीब है, ये बहुत दूर पड़ा हुआ है तो इसकी डायमेंशन, स्पेशल डायमेंशन है बहुत छोटी हो जाएंगी, स्मॉल हो जाएंगी। इतना दूर आपसे ये चार्ज जो है वो पड़ा हुआ है, जिसको आप पॉइंट चार्ज का नाम जो है वो दे रहे हैं। अब अगर मैथमेटिकली हम इस चीज़ को देखें, इसी पॉइंट चार्ज को, तो अगर इफ F1 जो है इज द फोर्स ऑन चार्ज Q1, अगर F1 जो है वो कोई फोर्स है किसी चार्ज Q1 के ऊपर, ठीक है, ड्यू टू चार्ज Q2, किसी चार्ज Q2 की वजह से, तो F1 हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R² 1 2 R12। इसको कह लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसको हम लिख सकते हैं F1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड क्यूब, ठीक है। इसमें एक स्टेप रह गया है, इससे पहले इधर एक स्टेप कर लें, इसके बाद या F1 जो है दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R³ 1 2 और R12। मैंने वो यूनिट वेक्टर को वेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो जब आप यूनिट वेक्टर को वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये R12 जो है वो बन जाएगा। अच्छा, अब अगर आप ये, तो यहां पर क्या लिए हैं आपने? दो चार्जेस लिए, ठीक है। अगर आप मोर देन 2 चार्जेस जो हैं वो लें, मोर देन 2 चार्जेस का मतलब है कि 2 से ज्यादा, ठीक है। तो इफ मोर देन 2 चार्जेस, अगर 2 से ज्यादा चार्जेस जो हैं
आर टेकन, अगर दो से ज़्यादा चार्ज, ये इधर लिख लें R2 R1 माइनस R2, ये वेक्टर था इधर ये, ठीक है, ये इसके साथ ये भी आनी है। अगर हम दो से ज़्यादा, इफ़ वी मोर देन 2 चार्जेस, अगर दो से ज़्यादा चार्जेस जो हमें लिए जाएं तो फिर हमें समेशन या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। यानी अगर दो से ज़्यादा कहते आप कहते हैं कि आपके पास है सिस्टम ऑफ n चार्जेस, ठीक है, तो फॉर ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस, आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो से ज़्यादा मतलब n तक ले गए आप, 1 से लेकर n तक जो है वो ले गए हैं, तो देन द फोर्स ऑन द ith चार्ज, चूंकि n चार्ज की बात हो रही है, I1 to n ले रहे हैं आप समेशन, तो ith चार्ज के ऊपर अब जो फोर्स होगी F, दैट विल बी इक्वल टू QI summation J is not equal to I n, QJ 4 pi epsilon naught Rij cube वेक्टर, इसको आप क्या लें, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये आपके पास n चार्जेस की वजह से जो है वो फोर्स आ जाएगी। ये फोर्स क्या लग रही है, ith चार्ज की वजह से लग रही है, ठीक है। अब उसके अंदर आप ji के बराबर नहीं है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, I1 2 3 4 5 j और होगा, I1 होगा तो j2 होगा, I2 होगा तो j3 होगा एंड सो ऑन, इस तरह ये आपका जो है वो चलता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, नो अब हमने जो है वो फोर्स ड्यू टू सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस जो है उसको क्या, ये टाइम क्या भैया जरा देखना, 10:08 होना, 15 मिनट पे ये ख़त्म होना है ना जी, ठीक है। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज, अगर हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो रो लिमिट डेल्टा V गोज टू 0, तो डेल्टा Q ओवर डेल्टा V, तो ये हो जाएगी dQ ओवर dV।
और यहाँ से आपके पास जो है डी क्यू रो डी वी के बराबर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रल ले लें डी क्यू रो डी वी का भी इंटीग्रल ले लें। इसको कहें कि ये 0 से Q तक जा रहा है, ठीक है, और ये हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो ये आ जाएगा आपके पास 0 से Q तक, इसको करेंगे तो Q V रो डी वी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है एक बनाता हूँ फिगर कि ये आपके पास एक वॉल्यूम एलिमेंट पड़ा हुआ है, ये ठीक है, ये डी वी एक वॉल्यूम एलिमेंट पड़ा हुआ है, और ये एक सरफेस के अंदर बाउंडेड है, जिसका ये एक एरिया एलिमेंट है डी ए, और इसके परपेंडिकुलर ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। अब इसको आप यहाँ पर इससे मिला के इधर ले जाएं, इधर एक चार्ज Q जो है वो पड़ा हुआ है, तो ये जो पॉइंट है इसको हम इसके साथ मिला देते हैं। तो ये वाली जो लाइन है ये R प्राइम को शो कर रही है, और ये वाली लाइन जो है ये R को शो कर रही है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये आ जाएगा R माइनस R प्राइम, ये ठीक है। ये कोई सरफेस हमारे पास S है जिसने इस वॉल्यूम एलिमेंट डी वी को अपने अंदर बाउंड किया हुआ है, ठीक है। तो मैं ये वाली जो इक्वेशन है इसको लिख सकता हूँ कि अगर कहूँ कि Q इज इक्वल टू V प्राइम रो ऑफ R प्राइम डी वी प्राइम, इसको लिख लो, लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, एंड नाउ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो हमारे पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा लिमिट डेल्टा एस गोज टू 0 डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा एस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा डेल्टा क्यू ओवर डी क्यू ओवर डी एस, तो डी क्यू सिग्मा डी एस, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल ले लें 0 टू Q, तो ये आ जाएगा Q सिग्मा डी एस। तो इसको भी मैं राइट डाउन कर सकता हूँ, इस डी एस को रिप्लेस कर देता हूँ डी ए प्राइम के साथ, तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू सिग्मा R प्राइम डी ए प्राइम, ठीक है जी। ये आपके पास क्या निकल आई, चार्ज निकल आया सरफेस डेंसिटी, क्योंकि सरफेस के अंदर वॉल्यूम जो है वो इनक्लोज्ड है। तो अच्छा, अब हमारे पास अगर चार्ज जो है, इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ए वॉल्यूम वो डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी वॉल्यूम के थ्रू, V विद
डेंसिटी रो, और इसकी डेंसिटी रो है, एंड ऑन द सरफेस एस। अब जो सरफेस एस है वो क्या कर रही है, वो एक एलिमेंट जो वॉल्यूम के डी वी उसको बाउंड कर रही है, ठीक है। द सरफेस एस इज बाउंडिंग द वॉल्यूम डी वी, ठीक है, विद ए डेंसिटी सिग्मा। सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज आपके पास डेंसिटी है। अब जो फोर्स एक्सर्ट होगी इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, ठीक है, नाउ द फोर्स exerted by this charge distribution। अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो फोर्स एग्जर्ट कर रही है ऑन ए पॉइंट चार्ज क्यू, इज गिवन बाय, तो वो हमारे पास कितनी आ जाएगी उसको राइट डाउन कर लेते हैं। वो हमारे पास एफ ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी आर माइनस आर प्राइम आर माइनस आर प्राइम का क्यूब रो ऑफ आर प्राइम डी वी प्राइम प्लस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस आर प्राइम आर माइनस आर प्राइम का क्यूब सिग्मा ऑफ आर प्राइम डी ए प्राइम। अब देखिए इसमें दोनों आ गई हैं, वॉल्यूम भी आ गई है और सरफेस भी आ गई है। तो इस इक्वेशन को आप राइट डाउन कर सकते हैं कि एफ ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से इसको कॉमन निकाल लें तो वी आर माइनस आर प्राइम डिवाइडेड बाई आर माइनस आर प्राइम का क्यूब रो ऑफ आर डी वी प्राइम। ठीक है, प्लस आपके पास आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल आर माइनस आर प्राइम आर माइनस आर प्राइम का क्यूब और सिग्मा ऑफ आर प्राइम डी ए प्राइम और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन फाइनल निकल आ जाएगा। अब यहां पर आर जो है वो पोजीशन वेक्टर है, आर बेसिकली एक वेरिएबल है, ठीक है।
द वेरिएबल आर इज यूज्ड टू लोकेट, तो बेसिकली आर जो है वो यूज होता है टू लोकेट ए पॉइंट विद इन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आर बेसिकली जो आपकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आपकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है, एक सरफेस सर्फर के अंदर वॉल्यूम बाउंड है ये। तो ये जो पोजीशन वेक्टर्स हैं इनकी मदद से आप इस वॉल्यूम की पोजीशन को लोकेट कर रहे हैं, यानी कि बेसिकली आप चार्ज की पोजीशन को, पॉइंट चार्ज की जो पोजीशन है उसको लोकेट कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है वो कैलकुलेट करके देखेंगे।